हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विकास अग्रवाल, फार्मासिस्ट, आपका आपके अपने चैनल फार्मा डिजिटल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। So now let's get started. Friends, cell is the basic structural and functional unit of living organism. अगर सीधे में समझा जाए तो सेल जो होता है वो निर्माण और कार्य करने वाली सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है किसी भी जीवित प्राणी की, जो कि एक ईंट की तरह काम करती है। जैसे कि मकान बनाने के लिए हमें ईंट की जरूरत होती है, वैसे ही बॉडी बनाने के लिए हमें सेल्स की जरूरत होती है। सेल के बारे में सबसे पहले जो खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक, एक इंग्लिश वैज्ञानिक जो कि 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पैदा हुए थे, उनके द्वारा की गई। उनके पास एक बहुत छोटी क्वालिटी का, एक बहुत लो लेवल का एक माइक्रोस्कोप था, जिसकी मदद से उन्होंने एक कॉर्क स्लाइस यानी कि एक पेड़ के तने की छाल का जो झिल्ली थी उसका ऑब्जर्वेशन किया। उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने पाया कि जो सेल है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, या कहें तो उस झिल्ली के ऊपर कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। उन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेल का नाम दिया। चूंकि ये एक कॉर्क स्लाइस के ऊपर की थी, इसलिए ये एक डेड सेल थी और उन्होंने इस डेड सेल के ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन किया था। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ द साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एंटनी वेन लेeuwenhoek, जो कि एक डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने कुछ उन्नत किस्म के माइक्रोस्कोप से एक आगे की ऑब्जर्वेशन की और उन्होंने कुछ जीवित जो सेल्स थी उनके ऊपर अपना प्रयोग किया, उनकी खोज की। एंटनी वेन लेeuwenhoek को फादर ऑफ लिविंग सेल डिस्कवरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसमें कुछ बैक्टीरिया भी थे, उनकी खोज की थी। और ये उस जमाने के माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे, या ये कहें कि इनको फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इसके बाद भी खोजें जारी रही। सन 1838 में स्केलेडियन नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने खोज करके बताया कि प्लांट्स जो हैं वो भी सेल के कंपोजिशन से ही बने हैं, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने अपनी खोज की थी वो एक जो कॉर्क नाम का जो तना था उसकी झिल्ली पे की थी। तो उसी दिशा में उन्होंने खोज की और उन्होंने फिर ये प्रूव किया कि हमारा जो ये प्लांट है ये सेल से बनता है। इसके बाद अगले ही साल शेकमान नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये खोज करके बताया कि जो एनिमल्स हैं, यानी कि मानव हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्राणी हैं, उनका जो सेल जो फॉर्मेशन है वो सेल से ही हुआ है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो भी सेल से ही बना है। नेक्स्ट जो इसके अंदर रिमार्केबल खोज हुई वो 1855 में बेरकोव नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। उन्होंने बताया कि जो सेल्स है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। मतलब जो आज हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, वो सबसे पहले उन्होंने 1855 में बता दिया था हमें। दोस्तों, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो भी एक सेल होती है और ये दुनिया में सबसे बड़ी सेल कही जाती है। और माइक्रोप्लाज्मा का जो सेल होता है, माइक्रोप्लाज्मा जो बैक्टीरियल सेल है, वो सबसे छोटा सेल है ओवरऑल। और मनुष्यों में देखा जाए तो स्पर्म सबसे छोटा सेल होता है,
जबकि स्त्रियों में ओवम जो है वो सबसे बड़ा सेल होता है। मनुष्यों में न्यूरोनल सेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है, और ये वो सेल होती हैं, अगर ये एक बार डेड हो जाएं तो फिर इनका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। ये एक बार अगर खत्म हो गई तो फिर इनका दोबारा से निर्माण नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। और आपने देखा होगा, जब कभी भी होता है इनके अंदर तो ब्रेन ट्यूमर जरूर होता है, लेकिन ब्रेन कैंसर नहीं होता। जो माइंड के अंदर ब्रेन कैंसर होता है उसके लिए एक अलग तरह की सेल होती हैं जिनको हम गिलियल सेल्स बोलते हैं। वो गिलियल सेल्स, उनके अंदर सेंट्रोसोम होता है, उसकी वजह से ये दिमाग में जो कैंसर होता है वो हो जाता है। दोस्तों, सेल को जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाना पीना खाते हैं, उससे एनर्जी को रिलीज कराने के लिए, उसको मेटाबॉलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन से ही जो इसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो सम हो पाता है। दोस्तों, सेल जो होती है वो जेनेटिक मटेरियल को आगे ले जाने का काम करती है, और साथ ही उसके रिप्रोडक्शन में भी मदद करती है। फ्रेंड्स, हमने अब तक सेल एज ए होल, उसका क्या काम है, वो किस तरह से मददगार है, उसकी क्या क्या विशेष बातें हैं, उसके बारे में क्या क्या खोजें हुई, एज ए होल हमने उसको पढ़ा, उसको जाना। अब हम सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर सेल बनी है, आइए उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये लिपिड बाइलेयर होती है, इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी कहा जाता है। ये एक सिलेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स डायरेक्टली डिफ्यूज हो सकते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको कुछ अलग तरीके के गेटेड चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू उनकी एंट्री होती है, और बड़ा सिलेक्टिव तरीके से ये अपने अंदर सब्सटेंसेस को जाने देता है। इसके दो हेड होते हैं। एक जो हेड है उसको हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं, जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल और इनसाइड ऑफ द फेसिंग, मतलब सेल का जो फेस होता है अंदर का वो, और सेल का जो बाहर का फेस होता है वो दोनों हाइड्रोफिलिक होते हैं। जबकि इसकी टेल जो होती है वो दोनों अंदर की साइड होती है, और दोनों का फेस एक दूसरे से आमने सामने होता है। ये हाइड्रोफोबिक होती है। फ्रेंड्स, हाइड्रोफिलिक जो होती हैं वो पोलर सब्सटेंस के लिए, फ्रेंड्स, जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो पोलर सब्सटेंस का फ्रेंडली होता है, वो उनको आकर्षित करता है। जबकि हाइड्रोफोबिक टेल वो नॉन पोलर सब्सटेंस फ्रेंडली होता है, वो नॉन एक्वस जो मटेरियल्स होते हैं उनका एक्यूमुलेशन करता है, और पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस को सेग्रीगेट करता है। फ्रेंड्स, इसमें अगला जो कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियोलस, क्रोमाटीन, न्यूक्लियोप्लाज्म। फ्रेंड्स, न्यूक्लियस हमारी सेल के केंद्र में स्थित रहता है, और इसका मेन काम जो है वो डीएनए पैकेजिंग करना होता है। डीएनए हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो कि हमारे जेनेटिक कोड को अगली पीढ़ी तक लेके जाता है। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली
न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना है। और इसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस है। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। क्रोमेटिन तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं इसके अंदर डायग्राम में एक धागे के लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे इसके स्ट्रक्चर के अंदर पूरा फैला हुआ है। अब न्यूक्लियस का जो फंक्शन है मेनली उसमें 3 आते हैं, जेनेटिक मटेरियल, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जैसे मैंने बताया था डीएनए हमारे जेनेटिक कोड को आगे ले जाता है, तो ये न्यूक्लियस जो है उसका स्टोरेज करता है और फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, एक तरीके से उसको काट छाट के उसका एक मॉडल तैयार करके उसको डीएनए में बदल के डीएनए को कॉम्पैक्ट करके क्रोमेटिन की हेल्प से उसको तैयार करता है। उसके बाद जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, फिर ये डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि हमारा इंफॉर्मेशन आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट इज राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम जैसा कि आप जानते हैं, राइबोसोम हमारे प्रोटीन की फैक्ट्री होती है और उसका जो सिंथेसिस होता है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है। इसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ा। अब इसका महत्व जो है वो तो आप जान ही गए हैं कि जो न्यूक्लियस है ये जेनेटिक जो कोड होते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी कि माता पिता से अपने बच्चों में जो भेज जाती है प्रजनन तंत्र के द्वारा, उसका ये काम करता है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर देता है। जैसे कुछ दिक्कत है या जैसे माता पिता जिस माहौल से अलग माहौल में रहने आ गए हैं, उनका जीन कुछ अलग कैटेगरी का था लेकिन अब दूसरे एनवायरनमेंट में वो है, तो उसमें कुछ चेंजेस करके वो उसको असेंबल कर देता है। और जैसे कि सेल डिफरेंशिएशन भी मैंने बताया, इसके अंदर क्या है कि जीन्स का थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन कर देता है, उसमें कुछ डेवलपमेंट कर देता है पिछली जो उसके पेरेंट की जो जीन्स होती हैं उनसे इसमें कुछ नया जोड़ने का काम भी ये कर देता है। इसका तीसरा जो मेन कंपोनेंट है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो अंदर की परत होती है उससे लेके और न्यूक्लियस तक ये प्रेजेंट रहता है। ये मेनली जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनको मैकेनिकल, केमिकल एंड अदर जो भी स्ट्रेस होते हैं, कुछ चोट होती है, उनसे बचाने का काम करता है, आपस में भिड़ने से रोकता है, उनमें एक डिफरेंस बना के रखता है, सेल को एक स्ट्रक्चर भी देता है, एक शेप भी देता है। इसके कुछ फंक्शंस जो हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है, ये स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीजों को ये अपने इसमें स्टोर करके रखता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे वेसिकल्स के रूप में जो आती हैं वेसिकल बर्ड्स होती हैं उनको भेजता है अपने सेल मेम्ब्रेन के पास और सेल मेम्ब्रेन से फिर उनका फ्यूजन होता है, बाहर चले जाती हैं। फिर सेल्यूलर कम्युनिकेशंस होते हैं, जैसे एक सेल से दूसरे सेल को कुछ मैसेज ट्रांसफर करना है या उससे कुछ आना है, तो वो सब सेल्यूलर जो कम्युनिकेशन होता है वो भी साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है। फिर ये वेस्ट मैनेजमेंट भी करता है। जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होती हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, गोल्गी अपार्टस है, या कुछ जो उसके अंदर हैजार्डस टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो जाते हैं, उन सबको जो हमारा सेल मैकेनिज्म एक वेसिकल बर्ड्स के अंदर बांध कर भेज देता है, आगे ट्रांसफर करता है, तो उसको आगे पहुंचाने का काम भी साइटोप्लाज्म ही करता है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवलप के बिल्कुल साथ से लगा हुआ होता है। इसका मेन फंक्शन होता है जो प्रोटीन्स हैं उनका सिंथेसिस, उनकी फोल्डिंग और उनका ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ साथ लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म और
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इसके जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं उनका भी हम देख लेते हैं, उनका अलग से क्या काम है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसके ऊपर जो राइबोसोम है उसकी प्रेजेंस की वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसका मेन काम प्रोटीन का सिंथेसिस होता है अपने अंदर। प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, आगे राइबोसोम के बारे में हम जानेंगे। प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ 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 ये उसका मॉडिफिकेशन भी करता है और उसकी फोल्डिंग के साथ उसके साथ शुगर मॉलिक्यूल्स को भी ऐड करता है, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं। जो इसका दूसरा कंपोनेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका काम मेनली ड्रग्स का जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो करना होता है। जो ड्रग्स हम लेते हैं उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्मफुल हैं, उनको वो मॉडिफाई कर देता है और हमारी बॉडी से एलिमिनेशन करने का प्रोसेस भी करता है। गोल्गी अपार्टस का जो नाम है वो उसके डिस्कवरर कैमिलो गोल्गी के नाम से किया गया है। ये मेनली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही मिलता है। आपने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके कुछ मेन फंक्शंस हैं। प्रोटीन मॉडिफिकेशन, जो कि प्रोटीन जो हमारे शरीर को किस रूप में लेगा उस रूप में उसको मॉडिफाई कर देता है, उसको काट छाट करके, उसको तोड़ के, उसका मॉडिफिकेशन करके हमारे शरीर के लिए उसको तैयार कर देता है। प्रोटीन का सॉर्टिंग और पैकेजिंग भी करता है उसको, जैसे मैंने बताया कि उनकी कटनी छटनी कर देता है, फिर उनको आगे यूटिलाइजेशन के लिए उनको पैक भी कर देता है। ऐसा इसका ये एक काम, मेन फंक्शन है। ये वेसिकल्स के तौर पर या वेसिकल बड्स के तौर पर एक पैकेजिंग मटेरियल का निर्माण करता है, जिसमें हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो पैक होके या तो उनके टारगेटेड साइट्स पे जाते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन की जो आउट इनर लेयर है उस तक जाते हैं। उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फ्यूजन के द्वारा हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन भी करता है। इसमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनका और प्रोटीन एंड लिपिड्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉडिफिकेशन करके और उनको आपस में जोड़ के ये आगे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए तैयार कर देता है। इसके बाद सीक्रेशन, जैसा कि मैंने बताया, जब वेस्ट प्रोडक्ट्स पैक हो जाते हैं तैयार करके, उनको फिर ये सेल के जो इंटर लेयर होती है जिसको हम लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसकी अंदर वाली साइड तक पहुंचा देते हैं और फिर फ्यूजन से बाहर हो जाता है। और उसको जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं या एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं। इसके बाद अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें जितनी भी सेल्स हैं हमारी, उनको एनर्जी देने का काम, या आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल सिंथेसिस, जिससे एटीपी का, एटीपी मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसका फॉर्मेशन, इसका उत्सर्जन होता है, जिससे कि हमारे शरीर को या कहे तो सेल को एनर्जी मिलती है। इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन, जैसा मैंने बताया एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन दूसरा है, जैसे कि मैंने बताया ये सेकंड है। इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की मदद से और एटीपी का फॉर्मेशन करती है। फिर थर्ड क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके अंदर एक ये पूरा चक्र होता है जिसको हम आगे अगले सब्जेक्ट्स में भी पढ़ेंगे। इसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनसे किस तरह से एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है, उसको क्रेब्स साइकिल कहा जाता है या साइट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया सेल की डेथ जो एक प्रोग्राम तरीके से की जाती है, उसको करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिस प्रक्रिया को एपोप्टोसिस भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
एक पहले से ही पटकथा लिख दी जाती है जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं, और इसको एक नाम दिया है जिसका नाम है कैस्केड ऑफ इवेंट्स। कैस्केड ऑफ इवेंट्स को समझें, एक झरना, एक साइकिल, एक मूवमेंट जिसके जिसके हिसाब से सेल की डेप्थ पहले से ही तय कर दी जाती है। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स भी बनाता है, जैसे कि हेम है, हेमोग्लोबिन, और सर्टेन टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीनों का डिग्रेडेशन भी होता है। जो प्रोटीन हमारे शरीर में यूटिलाइज नहीं होते हैं, उन प्रोटीन्स को ये डिग्रेड करके उनके जो स्मॉलर, या यूं कहें कि उनके जो प्रिमिटिव उनके जो फॉर्मेशन होते हैं उनमें बदल देता है। जैसे कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में, न्यूक्लिक एसिड को उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, या कहते हैं डीएनए या आरएनए में, उनको कन्वर्ट कर देता है, उसको रिसाइकिल कर देता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में बदल देता है, और लिपिड को जो है वो उसके मेन जो मूल प्रिमिटिव जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनमें उनको चेंज कर देता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी भी होता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसको ऑटोफेगी कहते हैं। इसके अंदर ये दोस्तों एक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर अनयूटिलाइज्ड जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर उनको दोबारा से सिंपलर फॉर्म में बंद करके और उनका दोबारा से यूटिलाइजेशन ना किया जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होंगे और एक सेल्यूलर डिस्फंक्शन होगी। जो हमारी सेल जिसके अंदर ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो काम करना बंद कर देगी, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है हमारे वो खड़े हो जाएंगे। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, जैसे कि टाई शेक डिजीज, या एक दूसरा है गुचर डिजीज। इस तरह की डिजीजेस से हमारे सेल के अंदर एक्यूमुलेशन होती है और वो सेल जो है डैमेज हो जाती है। फ्रेंड्स, इसमें अगला है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है। इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। राइबोसोम मेनली तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है, लेकिन कुछ मात्रा में ये जो साइटोप्लाज्म है उसमें फ्री फ्लो करता है, और कुछ आपने देखा हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज पेरोक्सिसोम। ये वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आता है। ये फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण काम है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है, उनको दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे हमारी सेल को डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। फ्रेंड्स, अगला है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, साइटो प्लस स्केलेटन मतलब सेल का कंकाल या कंकाल तंत्र, जो भी कहें इसको, वो होता है। इसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके तीन मेन कंपोनेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, आपको मालूम है सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं, और जो आगे सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है उसको हम पढ़ेंगे, वो इसी के अंदर होती है। अगला है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक स्टोरेज कंपार्टमेंट की तरह है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर आयंस हैं, और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टोरिंग करता है। इसके अलावा ये ऑस्मोटिक प्रेशर और पीएच लेवल से भी हमारे सेल की रक्षा करता है, उसको बचा के रखता है, या यूं कहें कि होमोस्टेसिस बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन रखता है, उसको रेगुलेट रखता है। इसके अलावा ये वेस्ट डिस्पोजल का भी काम करता है। इसके अंदर ये उनके ब्रेक डाउन जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं और उनके एलिमिनेशन का जो है उसमें कुछ हेल्पफुल भी रहता है। इसके बाद है न्यूक्लियोलस। इसके अंदर मेनली राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है, और आगे राइबोसोम जो है वो डीएनए आरएनए वगैरह को
मैसेंजर के तौर पर उनको भेजता है। और क्या नाम, नाउ फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट डिवीजन है या नेक्स्ट पार्ट है सेल डिवीजन। फ्रेंड्स, सेल डिवीजन हमारी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमें डेली पानी पीना और एनर्जी फूड्स लेना या हमें श्वास लेना। इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मिटोसिस एंड मियोसिस। पहले हम मिटोसिस के बारे में जान लेते हैं। मिटोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सोमैटिक सेल्स में होता है और नॉन रिप्रोडक्टिव होता है। इसके मेनली 5 स्टेजेस होती हैं, लेकिन ये एक फेज में होता है। इसका एक अगला जो मेन फंक्शन फीचर है वो ये कि ये ऑल ओवर द बॉडी होता है, लेकिन बस केवल जो जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स मीन्स शुक्राणु और अंडाणु, यानी सीमेंस एंड ओवम, इन दोनों में ये नहीं होता है। बाकी पूरी बॉडी में ये जो प्रोसेस है ये होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मियोसिस। मियोसिस जो प्रोसेस है या कहें कि जो ये सेल डिवीजन की प्रक्रिया है, ये जर्म सेल्स में होती है, यानी कि हमारे स्पर्म और ओवम में ये होता है। इससे हमारा जो गैमेटिंग प्रोसेस है, जो हमारा पुनर् जिसको कहते हैं कि हमारा प्रजनन तंत्र है, उसका इससे निर्माण होता है और एक नई ऑर्गेनिज्म स्पीसी का जन्म होता है। उसके अंदर इसकी प्रक्रिया चलती है और जो ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन होता है। ये डिप्लॉइड होते हैं और इनके अंदर मदर सेल्स होती हैं, जबकि मियोसिस के अंदर डिप्लॉइड और हेप्लॉइड दोनों तरह की हो सकती हैं। फ्रेंड्स, पर डे हमारे शरीर में 50 से 70 बिलियन सेल्स बनती हैं, जो कि एक वयस्क अडल्ट में होती हैं, और इतनी ही सेल हमारी मर भी जाती हैं। करीब 20 से 30 बिलियन सेल्स हमारे टीनेजर्स में बनती हैं, 14 साल तक के बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है। सेल का एक लाइफ स्पैन भी होता है। इसमें जो हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड काउंट्स, ये करीब 120 दिन जिंदा रहती हैं। उसके बाद नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और डब्ल्यूबीसी करीब 10 से 15 दिन के लाइफ स्पैन में जिंदा रहती हैं। इसके बाद होती हैं हेपेटिक सेल्स या लीवर सेल्स, जो करीब 18 महीने तक रहती हैं। हमारी जो स्किन की सेल्स हैं वो करीब 2 से 3 हफ्ते तक जीवित रहती हैं। लेकिन ये सेल कब मरती हैं, कब दोबारा से इनका रिप्लेशन होता है, रेप्लिकेशन, और कब ये दोबारा हमारे को उसकी जगह ले लेती हैं, ये हमें कभी फील नहीं होता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारी सेल, जो हमारी ऊपर की त्वचा है, हमारी स्किन लेयर है, वो सेल कभी हमारी हटती हुई आपने नहीं देखी होगी। वो अपने आप एक प्रक्रिया है जिससे वो हट जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने हमारे इस चैप्टर के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करें, हमें बताएं। अगर आपको इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसको हम करेंगे। साथ ही आप अच्छे से इसको समझें। आप अच्छे इसको रटने की बजाय आप अपने दिमाग में इस पूरे चैप्टर को समझें, उसके हिसाब से अपने नोट्स लिखें। नोट्स आप हमारे स्क्रीन से भी लिख सकते हैं। स्क्रीन को आप पॉज कर लीजिए। हमें उम्मीद है आप हमारे इस लेक्चर को पसंद करेंगे, और अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस रेगुलर मिलती रहें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।